हाँ, मैं जिसे पूछूं बता दूंगी। देखिए, छठवें क्वेश्चन में इसमें जो अपन को शारीरिक दिया हुआ है, इसमें जो एलिमेंट 4 है इसका वो फैक्टर और माइनर निकालना है और फिर उसका रेशियो बताना है, मतलब अनुपात क्या है, सहखंड और उपसारणी का अनुपात बताना है, उनका रेशियो क्या है। तो देखो, सबसे पहले आप इतने समझदार होगे, उपसारणी की यानी कि माइनर पहले निकालेंगे, है ना, उससे सहखंड भी निकल आएगा उसका, इस वाले एलिमेंट का। और आपको दिख रहा होगा पूरे सारणी में एक जगह ही तो 4 लिखा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है अपने लिए, है ना, एक जगह 4 है। और तुम्हें मालूम है ये 21, ये 22 और ये 23, है ना, ये इसी स्थान पे है ना, यानी कि दूसरी रो तीसरे कॉलम में है, सही है ना, दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, 4 जो है दूसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो अपन उसको कैसे लिखेंगे, उसका पहले माइनर निकालेंगे, M23। मैंने कहा था इसके लिए कोई निशान को नहीं देखना आपको, आपको क्या करना है, जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो इसके लिए ये पूरी रो छोड़ते हुए कॉलम भी छोड़ दिया जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, 0 2 1 -2, इतना ही रह जाएगा। चलिए इसको सॉल्व किया तो ये 0 हो जाएगा, और इधर किया तो माइनस का यानी -2 आ चुकी है M23, ठीक है, माइनस निकल गया। अब इसकी सपोर्ट से हम C23 भी निकाल सकते हैं, वो इसका नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, 2 और 3 5 होते हैं, जो कि ऑड नंबर है, इसलिए इसको आगे नेगेटिव लगा देंगे। अच्छा, तो -2 सही है ना, बस का हो गया। अब तो निकाल सकते हो रेशियो के नहीं, अनुपात निकालना अपन को इस वाले में, हाँ इसमें इसका डिवाइड करना है, अतः करके लिख दो हेंस M23 C23, इसकी वैल्यू कितनी थी, -2, इसकी +2, दोनों को काट दो, तो इसे अगर रेशियो में लिखना है तो ऐसे लिख दो 1:, यही इसका आंसर। देख लीजिए सभी, पर लो अच्छे समझ के करना, कोई उसमें ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, सबकी समझ में नहीं आया वैसा ही। सेकंड ऊपर लिखना था, ये थोड़ा सा, ये नहीं नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसे सीधा कर देना, है ना, ऊपर सेकंड की कह रहा है, C23 ऊपर होगा, ये है ना, तो C23 2 है, ये माइनस का, इसे थोड़ा सुधार लेना, ठीक है, उससे वैसे कोई फर्क नहीं, वो सही है। ये हो गया तो माइनस वाले जा, ये लो ऐसे करके, वो फैक्टर के लिए पहले निकाला उसने, हो चुका है कंप्लीट। भावेश बता देना अगर नहीं समझ में आए तो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, आपको केवल इस 4 का माइनर यानी कि उपसारणी निकालना है और सहखंड निकालना है, ये उपसारणी के, ठीक है ना, और इसमें माइनर है और ये सहखंड है, वो फैक्टर है, ठीक है, आप लिख सकती हैं।
करो आज करो, इसे जल्दी से करना फिर देख लो किसे उतारना है उसमें जाना। चांदनी आ गया क्या? हो गया। चलिए आप लोग भी देख लो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि इसमें कुछ रहा नहीं वैसे। सातवें सवाल में आपको सहखंड निकालनी है और उपचारिणी निकालने हैं जो मैंने ऊपर निकलवा दिए थे। ठीक है, निकाल लोगे ना, माइनर और कोफैक्टर्स सब निकालने हैं। सातवां आठवां इनमें वही चीज है जो मैंने आपको ऊपर निकलवाई होगी, पांचवें सवाल में निकलवाई थी। जैसे बोलो अगर दिक्कत है तो मैं और निकलवाऊं। 7 8 में यही चीज है, उपचारिणी भी निकालना है सहखंड भी निकालना है। क्या कह रहे हो? 7 8 में एक ही चीज है, आप देख लो। माइनर को कोफैक्टर्स फाइंड करना है, अगर नहीं निकालना आया तो मैं बता दूंगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि इसको ऐसी बहुत बड़ी चीज है, सबसे सरल चीज है। जिस एलिमेंट का माइनर यानी कि उपचारिणी निकालना है या कोफैक्टर निकालना है तो वहां से कुछ रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। ठीक है, शेष जो पार्ट बचता है उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख के उसे सॉल्व कर दो। माइनर के लिए निशान का कोई ध्यान नहीं देना है, उसके लिए हटा दूं तो चलिए तो नहीं कराना, 7 8 9 करा दो। चलो 9 वाला चलिए 3। अच्छा इसको देखना, इसमें आपको देखना ध्यान से क्या कहा है कि जो एलिमेंट्स हैं 1 -3 और 2 यानी कि ये वाले फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनकी सेकंड निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं। केवल 3 एलिमेंट के हमको कोफैक्टर फाइंड करनी है और कहा है कि इनकी हेल्प से, इनकी सहायता से उस सारणी का मान बता दो। आपको पूरा जो एक्सपेंडिंग करते हैं वो नहीं करना है, आपको फैक्टर की मदद से इसका मान निकाल के निकालो। तो देखो कैसे निकालो, सीधा सबसे पहले मुझे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे यानी कि ना सेकंड। तो बताना इन तीनों के पहले क्या लिखना मुझे, C11 बोलिए। इसके लिए कोफैक्टर क्या आएगा, मैं डायरेक्ट निकाल दूं 5 10 सही है ना। C12 आपको नेगेटिव साइन पहले ही लगाना पड़ेगा तुम्हें। इसके लिए ये छुपाया ये, तो 2 चौक 8 और 3 दूनी माइनस का 2 एक और है। तो इसके लिए ये पूरा 5 चौक 20 प्लस 3। ठीक है ना यहाँ तक, यही तो निकालने थे। 3 एलिमेंट के ऊपर के जो पहली रो के जो एलिमेंट है उसके हमको क्या निकालने थे, कोफैक्टर्स। ठीक है भाई, इतनी चीज हो गई। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनता है। सिंस
अगर इसकी पूरी की वैल्यू निकालती है तो आप डेल्टा लिख देते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो डेल्टा से निकालते हैं, इवैल्यूएट करना है, आंसर निकालना है। तो देखना उसका आंसर कैसे, ये एलिमेंट है तो अच्छा इसको क्या पढ़ दिया, अगर इसे इसकी पोजीशन दे दिया है तो ये 11 होती है ना, संग में लिखेंगे C11, फिर 8 12 फॉर्मूला देखो कैसे बन गया है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए सारी वैल्यू रखो, A11 का मतलब C11 A12 2 और ये 20, ये कितना आ गया माइनस का 12 कितना आ गया, 40। ऐसे सॉल्व करते हैं वो जो एक्सपेंडिंग वगैरह करती है यही ऐसे फॉर्मूला बना लो। और जो एलिमेंट है जहां से आपने मतलब वो फैक्टर निकाल रखे हैं वही एलिमेंट लिखना है और इस तरह से फॉर्मूला बनाना है जैसे मैंने अच्छे से उतारना। बढ़िया हाँ अभी रिकॉर्डिंग की कह रहा, दो ही लोग ऑनलाइन हटा दूं। तो आप डी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि उसके प्रगुण समझना है, उसी के बाद शुरू। ये एक्सरसाइज थोड़ी आपको बड़ी लगेगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा हो जाए, हो गया तो ना। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, नई एक्सरसाइज शुरू होगी तो उसके लिए जो जरूरी बातें हैं वो आपको अच्छे से सुन लेना है। मैं अभी इन प्रॉपर्टीज को समझा देता हूँ, फिर एक बार पढ़ लेना अच्छे से। जरा सुनिए सब लोग, बिल्कुल आप आपस में डिस्कस ना करें, मेरी बात सुने। मैं थोड़ा प्रॉपर्टी फटाफट पढ़ूंगा और समझाऊंगा। पुरानी किताब चलिए देखिए, देख रहे हैं, सुनिए ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। यानी अगर तुम्हें कोई डिटर्मिनेंट ऐसी नहीं है जिसकी कोई रो पूरी की पूरी उसके एलिमेंट जीरो हैं या पूरी किसी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो फिर डायरेक्ट उसका मान जीरो देना चाहिए। आपको उसमें एक्सपेंडिंग यानी कि विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें इसकी एक पूरी रो या पूरा कॉलम ही जीरो है ना, तो फिर उसे डायरेक्ट जीरो लिख देना है, आपको एक्सपेंडिंग उसमें नहीं करना। ये प्रॉपर्टी इसलिए जरूरी है, कुछ सवाल ऐसे आएंगे विदाउट एक्सपेंडिंग के आपको प्रूव करने होंगे, उसमें लिख के देगा
विदाउट एक्सपेंडिंग टू दैट। हिंदी में लिखा होगा कि बिना विस्तार करे सिद्ध करो, तो फिर वहां पर आप विस्तार नहीं कर पाओगे, वहां आपको इन प्रॉपर्टी से ही करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रॉपर्टी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो एक तो बहुत सरल थी कि अगर कोई रो या कोई कॉलम ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो उस डिटरमिनेंट की पूरे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई अंतर नहीं आता है। ध्यान से देखो, दोबारा पढ़ रहा हूं। किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई अंतर। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी डिटरमिनेंट की जो रो है और कॉलम है उनको इंटरचेंज कर लें, एक दूसरे में बदल लें, तो जो उसका ओरिजिनल जो मान है डिटरमिनेंट का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो पहले आ रहा होगा आंसर वही फिर आ जाएगा। अब हम जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, कॉलम थे वो रो बना दिया, यानी कि एक बात ये मान लो कि जो अपन उधर क्या निकालते थे, डैश निकालते थे ना, ट्रांसपोज, उस टाइप का मानो कि अगर हम सारणिक में उन्हें उस तरह से लिख लें और फिर मान निकाल के देखें तो मान में कोई फर्क, ठीक है ना, क्लियर। आप देख लेना, उसमें करके ही बताएं, ऐसी बात नहीं। अगली प्रॉपर्टी दो हो गई, तीसरी देखो। तीसरी प्रॉपर्टी में बताया यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो स्तंभों या किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही रहता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। ध्यान से सुनो, क्या कह दिया उसने, केवल दो के लिए बात करी उसने कि किसी सारणी की केवल दो पंक्तियों में अदला बदली है, एक दूसरी पहुंच जाए दूसरी की जगह पहली आ जाए जैसे, या ऐसा ही संबंध स्तंभ में हो सकता है, यानी R1 की जगह R2 पहुंच जाए, R2 R1 पहुंच जाए, या किसी कॉलम में ऐसे एक्सचेंज हो जाए, लेकिन दो में ही हो, दो में हो, ध्यान रखना। तीन में दोनों हो सकता है तो हाँ कैसे हो सकता है, लेकिन दो में हो, सीधी सी बात, दो में बदलाव हो तो फिर क्या होगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। मान लो कि पहले जो दी थी सारणिक उसका आंसर आया +10 और फिर आपने उसकी दो रो में चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर ली, या दो कॉलम को इंटरचेंज कर लिए, फिर मान निकाल के देखा एक्सपेंडिंग करके या विस्तार करके, तो आपका आंसर क्या आएगा, -10 आएगा। अगर पहले +10 आया तो अब और -10 आएगा और कोई आंसर नहीं आएगा, यानी उसकी जो मेन वैल्यू है इस वैल्यू वो ही रहेगी, जो मान है 10 है 10 ही रहेगा, लेकिन वो प्लस का था ये या वो माइनस का था, समझ गए, इतना समझता हूं। चलिए ये तीसरी प्रॉपर्टी हो अच्छे से समझ गए। अगली प्रॉपर्टी देखिए, यदि किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ अथवा कोई दो पंक्तियां सर्वसम हो तो उसका मान 0 होता है। सबसे अधिक इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, सवाल भी इसके ज्यादा हैं। किसी सारणिक में कोई दो स्तंभ या कोई दो पंक्ति सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, तो उसका मान 0 लिख देते हैं। मतलब ये कहना है सीधी सी बात, यदि आपको कोई सारणिक मिला और उसमें आपको कोई दो रो या दो कॉलम एक जैसे दिख गए, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, सर्वसम, एक जैसे दिखाई देंगे तो डायरेक्ट उसका मान 0 होता है, नहीं समझे। एक सी अगर हमें उसकी या तो दो पंक्ति मिल जाए, रो मिल जाए, या दो कॉलम मिल जाए, तो उसको डायरेक्ट 0 लिख देंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, ध्यान रखना। इसलिए बताए जा रहे हैं जल्दी से करने के लिए, कॉम्पिटिशन वगैरह में ये छोटी छोटी बातें बड़ी काम की हैं, तुरंत आप उस पर टिक कर सकते हो कि हाँ इसका आंसर ये। अगर उसकी दो रो या दो कॉलम एक जैसे दिख गए तो उसका डायरेक्ट मान अपन क्या लिख देंगे, क्लियर है ना पूरी बात, आइडेंटिकल हो तो। अगली है, यदि किसी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव में अचर राशि का गुणा किया जाए तो सारणिक में के का गुणा हो जाता है। यदि आपको कभी जरूरत पड़ गई कि भैया हमको R1 में 2 का मल्टीप्लाई करना, 2 का R1 में, समझना मेरी बात, तो पहले जो वैल्यू आ रही होगी पूरे डिटरमिनेंट की, जितनी वैल्यू आ रही होगी, तो अब जो 2 का मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो वो उसकी उतनी ही गुनी हो जाएगी। जैसे 2 का है तो 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना।
बताया ना उसने, यदि किसी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव में किसी अचर राशि के से गुणा कर दें तो सारणिक में के का गुणा हो जाता है, तो उसका जो मान आएगा उसमें भी के का गुणा हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे दिखाई दे रहा है? अभी तो मैं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। सुनिए, हाँ 5 हो गई प्रॉपर्टी। तो अब छठवीं प्रॉपर्टी तुम खुद पढ़ लेना, ज्यादा खास नहीं है, और 7वीं देख लेना, 8वीं देखो तो देख लेना, और नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आगे की प्रॉपर्टी ज्यादा खास नहीं है, और इसमें वैसे 10 दी गई हैं, उन्हें आप देख लेना। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। चलिए चलिए भाई 6D डाल लीजिए और तैयार हो जाइए। आपने क्या समझा अभी? यहां से डी आ गई है। पहला सवाल दिया है 147 25 लीजिए, देखिए यहां से सब प्रूफ वाले सवाल हैं, तो चाहे तो एलएचएस लिख दिया करें ऊपर, ठीक है, ये एलएचएस लिख सकते हो। सब प्रूफ वाले सवाल हैं, और क्या लिखा है? बिना प्रसार किए सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रॉपर्टी से करना। अब दिमाग लगाओ, कोई प्रॉपर्टी लग रही है, ध्यान रखना। आइडेंटिकल बनेगा, ये मैंने बता दिया इतना। सर्वसम बनेगा, कोई तो एक सी आ जाएंगे, पर कुछ करना पड़ेगा उसमें, कुछ थोड़ा सा ऑपरेशन लगेगी। देखो देखना कहीं कुछ बात बन रही है। दो एक सी हो सकती है क्या? हाँ ऐसे बन सकता है, देखना ध्यान दें। अगर हम ये C2 है, C2 में से C1 को घटा लें, समझे ना, और C3 में से C2 को घटा लें, तो आइडेंटिकल हो जाएंगे, सब जगह गड़बड़ आ रही है। देखो तो यहाँ ऐसे लिखते हैं संक्रिया, ध्यान देना, कहाँ करने वाले हो आप काम? C2 पर, तो आप C2 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब C2 में कोई ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। करना क्या है C2 में? कि C2 में से C1 को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड ये काम और हो रहा है संग में C3 में भी ऑपरेशन लगना है, C3 माइनस C2 होगा, ठीक है, बाई ऑपरेशन, ठीक है। चलिए तो अतुल देखिए, आपने ऑपरेशन कहाँ पर लगाई है? C2 और C3 में। C1 में कुछ नहीं किया है तो 1 4 7 ऐसे उतार देंगे, यहाँ पर ऑपरेशन है, आप या तो ऐसे करके दिखा दो, नहीं है तो डायरेक्ट दिखा सकते हो, आप डायरेक्ट दिखा सकते हो। ये पहला सवाल है, तो लिख लो। अब कितना बच गया? सब एक एक, तो आप देख रहे हो दो स्तंभ इसके एक जैसे हो गए, यानी 0 लिख देंगे, यही प्रूफ हो गया। आगे यहाँ सिंध करके लिख देंगे C2 तथा C3 सर्वसम हैं। C2 एंड C3, ठीक है, आर आइडेंटिकल।
क्लास कौन नहीं दे रहा? माता प्रसाद नहीं आया ना? आइडेंटिकल C2 and C3 are identical. ठीक है, आप करके दिखाइए ध्यान से दूसरे। जब सीखो बड़ा करके तो काम वहीं खत्म है। ठीक है, ग्रुप भी हो चुका है नीचे। सेकंड वाला सवाल 23, 36, 63 12 ये तो क्लियर दिख रहा है तुम्हें? ध्यान दे, ये देखो इसमें इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा, है ना? तो एक जैसी हो जाएंगे, यानी C2 में C3 वाले ऐड कर लो, दूसरी में काम हो जाए करना इसको। देखने से पता चल रहा है ना, चाहे तो इसमें लाके इसको ऐड कर लो या इसमें नहीं लाके से ऐड कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले पीछे को घटा देंगे, घटा के भी आ सकता है, सही बात है। हाँ ये घटा के भी आ रहा है, देखो अगर इसमें से ये घटेगा ना तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको यानी ये जोड़ के भी आ सकता है और करके जो आपको अच्छा लगे वो दोनों सही। बाई ऑपरेशन कौन क्या करना चाह रही है? C2 में कर रहे हैं, C2 प्लस C3 कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है, समझ जाना। 12 और 11 जोड़े तो 23, 10 और 26 36 और 26 37 63 और थर्ड कॉलम को ऐसा ही रहेंगे। आप देख सकते हो दो कॉलम एक जैसे हो गए, इसकी वैल्यू यहाँ लिख देना क्या क्या इक्वल है, C1 तथा C2 सम है। बता दिया अगर ना कहीं कोई दिक्कत है अपने आप से कर सकते हो, ऐसा आपको वो थोड़ी है कहीं बोर्ड से देख के पूरे ठीक हो, अपने मन से करोगे आप अच्छे से समझ में आएंगे। प्रॉपर्टी से करेंगे, मतलब विस्तार नहीं करना है, उसमें रोक लगा दी है कि विस्तार नहीं कर सकते आप, नहीं तो वैसे भी आया था आंसर को, पर वो क्या है मना कर दिया तो आप विस्तार ना करें, प्रॉपर्टी से ही बता सकते। तीसरा कार्य तीसरा सवाल नहीं हो लो चलिए मैं थोड़ी सी दे दूंगा फिर आप करके दिखा देना। चलो अभी लगातार ये से ही चल रहे हैं, ज्यादातर हटा लो नीचे, पहले सुन लो अपने आप से करना, आपको बोर्ड से नहीं निकालना पड़ेगा कुछ, और जल्दी भी कर लोगे अच्छे से कर लोगे। सब लोग सुन लो आपको क्या करना है यहाँ पे। अच्छा साइनिंग आ रही है बोर्ड पर, आप ठीक है थोड़ा बहुत
मौसम ऐसा हो रहा है। हाँ देखिए, थोड़ा सुन लीजिए, अगर हम इनका इंटू कर लें पहले, ध्यान से देखो, अगर मैं ए का कर दूंगा तो ए बी प्लस ए सी या बी सी प्लस ए डी, जो भी इसका सी ए और सी डी जो भी है ना, अब फिर इनको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, इधर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, हर एक में ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसमें भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ उसको लेना कॉमन, एक सी चीज है उसे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी वन 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 आ जाएंगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी है, ऐसे कॉमन लिया जाए। तो आप क्या करें, पहले तो मल्टीप्लाई करो, करो कोष्टक को बोलो, मल्टीप्लाई कर लो, ए बी प्लस ए सी, ये बी सी और ए बी, ये सी ए है, बी सी, ऐसे मल्टीप्लाई किया अभी, अब लगेगी ऑपरेशन, अब ऑपरेशन क्या लगना है, बाई ऑपरेशन C2 में C3 को ऐड करना है, तो 1 1 1, तो इसे मैं क्रम से लिखूंगा, थोड़ा समझ लेना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, आप इतने तो समझदार हो, ए बी बी सी सी ऐसे तो बन जाएगा, ये भी ऐसे ए बी बी सी सी है ना, कैसा लगेगा तो, और फिर उधर का वैसा ही लगा रहे हैं जैसा है, ए बी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए बी और सी, अब ये कॉमन लेना है आपको बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी को कॉमन ले लीजिए, तो ये 1 1 और ये भी 1, ये सब जगह बना आ जाएंगे, और ये ऐसे निकालना, ए बी ए सी, ए बी सी, ए बी सी ए और आपको लिख दोगे इसका मान 0, और 0 का जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मल्टीप्लाई करोगे, इसके बारे में लिखना देते हैं थोड़ा, ये क्या कर दिया आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या किया मैंने, C2 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, इंग्लिश मीडियम वाले देखो, ऑन टेकिंग कॉमन, ऑन टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C2, लिख लेना, ठीक है, अब तो कर दोगे कि नहीं आगे का, इस पूरे की जगह 0 रखना, मतलब इसको मल्टीप्लाई में, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए में, तो देखो लो अपने तरीके से लिख लो उसको अच्छे से, अपने पहली बनाएंगे तो पहली बनाएंगे, पहली में बनाने के लिए सब एलिमेंट 0 करते हैं, 0 बनाता है, सब 0 कहां हो रहे हैं, नहीं बनाता तो सब यार, जब गामा गुणा कर सकते हैं तो पूरी में तो कर सकते हैं, कैसा बना, 0 का बना तो 0 ही करना है, तो वो दूसरी चीज हो जाएगी, हटा दो, हटा दो कारण, ऑन टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C2, ऑन टेकिंग कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C2, अब आगे की कहानी लिख दोगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इस पूरे का मतलब हो जाएगा 0, तो ये इसका मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, और ये आगे के साथ, ये क्यों 0 कर दिया है इसके बारे में आप याद रखते हैं, क्योंकि C1 और C2 क्या है, आइडेंटिकल, लिख लेना,
सर्व सम है। लीजिए आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। चौथा सवाल उतार के रखिए। बता देना था कि मैं मिटा दूं। उतारिए चौथा नंबर। 1/A 1/B और 1/C। अच्छा A स्क्वायर है, फिर B स्क्वायर है और C स्क्वायर है। लो भाई ये है, देखिए उतार के रखिए साइड। उतार के रखना, ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी होता है। सुनिए ध्यान से, ये बट्टेवारी है ना, इसी ए को कौन गायब कर सकता है? अगर इसमें ए का मल्टीप्लाई हो जाए, ये बी का मल्टीप्लाई हो, सी का मल्टीप्लाई, यानी कि जरा समझने की कोशिश करना। अगर हम इस रो को, इस वाली रो को, मतलब तीनों रो को किस किस से मल्टीप्लाई करें? R1 में तो ए का कर दें, R2 में बी का कर दें, R3 में सी का कर दें, तो क्या चीज मिलेगी? जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं ए का करूंगा तो 1 हो जाएगा, ये ए क्यू हो जाएगा, यहाँ ए बी सी बन जाएगा, बन जाएगा। अगर यहाँ करूंगा तो यहाँ पर ए बी सी बनेगा, या सी का तो यहाँ भी, और यहाँ एक जैसे आ जाएंगे, तो कॉमन लिए जा सकते हैं। समझ ना, तो कॉमन लेते ही वहां भी 1 1 आ जाएंगे, और इधर ही ऑलरेडी 1 1 बनते जाएंगे, तो आइडेंटिकल आ जाएगा सीधा। लेकिन आप ध्यान दो, ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसमें वो चीज, इसमें कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है? आपको इसमें ये अलग चाहिए, इसमें बी चाहिए और इसमें सी चाहिए, अलग अलग चीज चाहिए ना, तो देखना कैसे करते हैं, हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना है? यानी ए बी सी तीन चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए अंदर के लिए, एंट्री करने के लिए, तो ऐसे नहीं आएगी। आप ए बी सी का मल्टीप्लाई करने वाले तो ए बी सी नीचे लिख लेंगे, समझना, स्टेप को समझना। 1/A 1/B 1/C, ये सब ऐसे लिखिए, BC CA और AB। देखना मैंने क्या कर दिया, क्योंकि मुझे जरूरत है, मैंने अभी समझाया था कि ए का फर्स्ट रो में, बी का सेकंड रो में और सी का थर्ड रो में मल्टीप्लाई लेना है। तो इसके लिए मैं एबीसी बट्टे एबीसी कर ले काट दो, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा। इनका कुछ नहीं करना, ये तो इसलिए बढ़ गए क्योंकि ऊपर हमें चाहिए। आप देखना जानते हो, भगवान की वजह से देखकर चलिए मैं इधर लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है? सुनना जानते हो, मैं 1/ABC लिखूंगा नीचे, केवल ये तो बच जाएंगे, एबीसी रहेंगे। अब इस ए का मल्टीप्लाई कहां पर ले जाना है? फर्स्ट में, तो 1 और फिर हो जाएगा ए क्यू और यहाँ हो जाएगा एबीसी, समझना। मतलब इस ए का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये यहाँ आएगा तो ए से कट जाएगा ना, यहाँ ए क्यू हो जाएगा, ये ए बी। अब बी का मल्टीप्लाई सेकंड रो में, तो बी कटने के बाद में 1 बचेगा, क्यू हो जाएगा, यहाँ से ये बी बन जाएगा, यहाँ भी बनाएगा, ये सी क्यू बनेगा। क्लियर है? ऐसे है मतलब ए का फर्स्ट रो में, बी का सेकंड रो में और सी का थर्ड रो में मल्टीप्लाई, तो केवल नीचे के एबीसी बच के रह गए, ऊपर वाले क्लियर हो चुके। ये वाला इसमें चला गया, ये बी वाला इसमें आ गया, ये सी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आपको, इस एबीसी को कॉमन ले लो, ये कट जाएंगे आराम से, थोड़ी देर के लिए सो होगा आपको, तो उतारो पहले स्टेप।
बोलो कितना रह गया? मैंने क्या कहा कि आपको एबीसी ओवेलिस्ट लेना है कहां से? C3 से। तो एबीसी एबीसी ये वन 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 है ये सी क्यू यहाँ लिख दो, क्या लिखना है आपको? ओवेलिस्ट लेने पर लिख दो ओवेलिस्ट लेने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिख के रखो, ठीक है। हम टेकिंग कॉमन एबीसी फ्रॉम थर्ड कॉलम या सी। ये कैंसल और तो लिख दोगे जीरो, क्या नहीं लिख पाओगे? इस पूरे का मतलब जीरो। और यहाँ कारण बता देना, कारण बता देना कि C1 और C3 आइडेंटिकल सर्व समान। बोलो क्या हो रहा है, कर पाएगा नहीं? चलिए थोड़ा सा मैं तार देता हूँ पांचवा, थोड़ा हिंट दे दूंगा। बताइए पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है बी स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर लिखते जाना फॉर्मूला फंक्शन में। बी सी माइनस ए सी, फिर है बी माइनस सी, ये वाला ए माइनस बी और माइनस ए। इधर के लिए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर ये भी जीरो लाना इसमें भी, दिमाग लगाना कैसे हो सकता है, कुछ कैसे किया जाएगा। देखना कहीं कुछ कॉमन दिख रहा हो। अच्छा ये भी लग रही है, इधर कॉमन लग रही है इसमें, C1 और C3 में कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, तो B ले लो, तो B माइनस ए, यहाँ से A ले लो तो B माइनस फिर A, यहाँ से C ले लो। देखो ये से आ गए ना कॉमन लेने के लिए। इधर B माइनस C, A माइनस B, C माइनस, इधर C ले लो, B माइनस A, B ले लेंगे तो B माइनस A। आपको क्या दिख रहा है? C1 से तो B माइनस और C3 से भी B माइनस A ले लो। बताओ उतार लो फिर करना।
आगे करने की कोशिश करो, आ जाए तो आप जल्दी करो, टाइम हो गया। आप लैंग्वेज लिख देना, मैं कॉमन ले लेता हूँ, B-A और B-A दोनों से लिया जाएगा, तो BAC, B-C, A-B, C-C, इसमें बचेगा CBA। थोड़ा इस बात को लिख देना हो यार, यहाँ लिख देना C1 तथा C3 B-A को मैनेज लेने पर हम तो कर दोगे, देखो बन गया, वो आइडेंटिकल बनने वाला है। यदि आप क्या कर दें, C2 में C3 को ऐड कर लें, है ना, या तो अगर इसको यहाँ जोड़ोगे तो C से C कट जाएगा, B बचेगा इसके जैसा। अगर 20 में ऐड करा ले तो ये, और ये को इसमें ऐड करा तो, है ना, जोड़ दो तो ठीक है, इस वाले को इसमें ला, क्योंकि ये माइनस है तो इससे कट जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस, बिल्कुल ये आ जाएगा, C1 C2 आइडेंटिकल हो जाएगा। कर लो, देखिए अब आपको करना है, ये कर लो। तो BAC मैं उसमें ऐड करूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ BAC, मैंने तो एकदम लिख दिया है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ संक्रिया लगाई है मैंने, C2 में C3 को ऐड कर दिया है, तो देखिए दोनों एक जैसे हो गए, तो 0 लिख देना, ये पूरे का मान 0, तो 0 आ जाएगा ये लाना। थोड़ा ये बात लिख देना पीछे, C1 तथा C2 सर्वसम है, एक आध सवाल आगे आ जाए तो करके देखना, नहीं आए तो